हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी है वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सेक्शन नंबर 5 गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोगों ने गेट बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। उसमें हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 तक ऑलरेडी वीडियोस बना लिए हैं। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 के ऊपर बनाया था, जिसमें जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बेसिकली के बारे में था। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है सेक्शन नंबर 5 बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो टॉपिक का नाम है सेक्शन नंबर 5 है, ये याद रखिएगा। जस्ट अ मिनट। तो ये आपका सेक्शन नंबर 5 है। टॉपिक का नाम है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको हम ओमिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो चलिए उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या ज़रूरी है पढ़ना। चलिए, तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला सब सेक्शन है इसमें, सब सेक्शन नंबर 1, तो ये है बायो रिएक्टर इंजीनियरिंग का। बायो रिएक्टर इंजीनियरिंग का। अब देखते हैं इसमें कि बायो रिएक्टर इंजीनियरिंग में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। तो बायो रिएक्टर इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो टॉपिक आपको ध्यान देना चाहिए जिस पे, वो है रेट लॉ। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो रेट लॉ आपके कोर्स में एक तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है और एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपको एक तो इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, कौन सा रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ख़ासकर अगर हम ग्रोथ काइनेटिक्स में बात करें, यानी कि किसी माइक्रोब की ग्रोथ के बारे में बात करें, तो ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है पता रहना कि कौन सी स्टेज ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है और कौन सी स्टेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ये ज़रूरी है पता रहना। इसके अलावा दूसरी खासकर जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ काइनेटिक्स में कौन सी स्टेज क्या है वो पता होना ज़रूरी है, कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करती है। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। अब जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। सेम विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, कौन सा इसमें से सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, और हाफ़ लाइफ पीरियड क्या होता है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ़ लाइफ क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है। तो ये हो गया रेट लॉ। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है ये आपको पता होगा, क्योंकि एंजाइम को नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम को व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इमोबिलाइजिंग इट ऑन अ सरफेस, ठीक है, या एक सपोर्ट के ऊपर आप इमोबिलाइज कर रहे हैं एंजाइम को। तो यहाँ से एक तो कई तरीके हैं, यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट मेथड्स फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। जैसे कि मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर अगर उसको इंट्रैपमेंट मेथड है, उसको इंट्रैप कर दिया, या यू आर गोइंग फॉर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, कोवेलेंटली ज्वाइन करवा दिया, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से ज्वाइन करवा दिया टू द सबस्ट्रेट या सपोर्ट। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन डू द एंजाइम इमोबिलाइजेशन। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ईच मेथड, हर मेथड का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है ये पता होना चाहिए। और ये भी साथ साथ में आपको आइडिया होना चाहिए कि सपोर्ट किस तरीके का यूज़ होता है हर मेथड के अंदर।
अब अगर मैं सपोज करूँ कि एंट्रैपमेंट मेथड की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट आर द सपोर्ट सिस्टम्स ओवर देयर, किन किन चीज़ों का सपोर्ट बना हुआ होता है ये भी पता होना चाहिए। दैट मीन्स एग्जाम्पल्स आपके क्लियर होने चाहिए एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मेथड। तो यही चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, एग्जाम्पल्स एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मेथड। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई न्यूमेरिकल या फॉर्मूला तो है नहीं, कम से कम मुझे नहीं नज़र आता। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। एंजाइम इमोबिलाइजेशन से कहाँ से पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, थील्स मॉड्यूलस। थील मॉड्यूलस, अब चाहे कह लीजिए थील मॉड्यूलस या कह लीजिए इसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस फैक्टर, या इसी के साथ मेंशन कर लीजिए डैम कोलर नंबर। डैम कोलर नंबर, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं दे आर न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स। ठीक है, और प्लस इनकी डेफिनेशन तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, थील मॉड्यूलस क्या दिखाता है, ज़्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस फैक्टर क्या दिखा रहा है कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो इज़ इट द डिफ्यूजन डिपेंडेंट है ज़्यादा कि एंजाइम डिपेंडेंट है ज़्यादा, एंजाइम की जो पैरामीटर्स है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। डैम कोलर नंबर क्या बताता है। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेशन भी इसकी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फिफ्थ तक हो गया। अब आ जाइए ग्रोथ काइनेटिक्स। ग्रोथ काइनेटिक्स, तो अब ये तो सभी लोगों को पता है कि इस तरीके का, अगर आप माइक्रोबियल ग्रोथ आपने पढ़ी होगी तो इस तरीके का आपको ग्रोथ नज़र आता होगा कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे कौन सा पोर्शन जो है वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करता है, जैसे कि ये लैग फेज़ है, ये लैग फेज़ क्या फॉलो कर रहा है, लॉग फेज़ क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ क्या फॉलो कर रहा है, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ समय बाद जाके क्या हो जाता है, ये डिक्लाइनिंग होने लगती है कुछ इस तरीके का। तो ये डिक्लाइनिंग फेज़ किस तरीके का इक्वेशन फॉलो करता है, प्लस यहाँ पे क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं ऑफ ईच फेज़, salient features of each phase। that means लैग फेज़ में क्या हो रहा है, लॉग फेज़ में क्या हो रहा है, लैग फेज़ क्यों कोई प्रॉपर सेल नंबर में इंक्रीज़ नहीं शो करवाने देता, स्टेशनरी फेज़ में क्या हो रहा है, प्राइमरी प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन ग्रोथ काइनेटिक्स। अगेन यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है वो कौन से इक्वेशन के ऊपर फॉलो करता है, NT = NO × 2⁴ वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ग्रोथ काइनेटिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं एंड दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल। अब आपको पता होगा ना कि देखिए, अगर हम किसी भी एक फर्मेंटर को हम फर्मेंटर डिज़ाइन करने वाले हैं, तो फर्मेंटर को हम मॉडल अपना जब भी बनाएंगे तो वी वुड वांटेड कि हम क्या स्ट्रक्चर्ड उसको बनाने वाले हैं कि हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल्स को समझाने के लिए कुछ बेसिकली कुछ साइंटिस्ट ने
मॉडल्स दिए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं, एक मॉडल का नाम है, अगर मैं बताऊं तो एक मॉडल का नाम है आपका विलियम्स मॉडल। तो इसके ऊपर गेट में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है विलियम्स मॉडल के ऊपर कि वो क्या बताता है। आई मीन विलियम्स मॉडल जो है वो आपको डिफरेंट फेजेस के बारे में बताता है कि किस फेज़ में क्या हो रहा होगा, ठीक है। सेम वे में अगर आपने मोनोड्स इक्वेशन पढ़ी हुई है तो वो भी इस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल, और ख़ासकर ये विलियम्स मॉडल जो है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बेसिस पे डिफरेंसेस आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया ये पॉइंट। अब आ जाते हैं बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूअस सिस्टम्स के ऊपर। बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूअस सिस्टम्स। तो सभी लोगों को पता है कि कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है। अब कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, फेड बैच क्या होता है, बैच क्या होता है, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बैच के बारे में बताऊं तो आपने जो भी सबस्ट्रेट इनपुट किया है या जो भी माइक्रोब्स इनपुट किए हैं उसके एक फर्मेंटर के अंदर, आफ्टर दैट इट इज़ क्लोज्ड and it can only be opened when the required time has been completed. अगर एक महीने के लिए we had to start the fermentation process, then only after 1 month you can open up the fermenter. उसके पहले ओपन नहीं कर सकते। तो बैच कल्चर का ये कॉन्सेप्ट है। फेड बैच का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप उसमें से फीडिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन इनपुट द मटीरियल, ठीक है। कंटिन्यूअस का क्या कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है आप उसमें इनपुट भी कर सकते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट आउट भी कर सकते हैं चीज़ें। तो कंटिन्यूअस अगेन 2 प्रकार का होता है, एक तो कीमोस्टैट होता है, एक टर्बिडोस्टैट होता है। तो इसके ऊपर मैं बता भी दूंगा कि मैंने किस किस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसके ऊपर आराम से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं जा करके। तो कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट हो गया। अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि व्हाट हैपेंस इन कीमोस्टैट का क्या कॉन्सेप्ट है, टर्बिडोस्टैट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्केलिंग अप। हो गया था यहाँ पे 7th, यहाँ पे हो गया ये 8th पॉइंट और यहाँ पे 9th पॉइंट हो गया स्केलिंग अप। स्केलिंग अप का मतलब क्या होता है और इसको इम्पॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, ये न्यूमेरिकल, यहाँ पे कंटिन्यूअस सिस्टम जो है ये सब तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है यहाँ से। यहाँ पर भी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा थ्योरी आई हुई है यहाँ से क्वेश्चन। अगर मैं विलियम्स मॉडल के बारे में वाला क्वेश्चन बोलूँ तो दैट वाज ऑन थ्योरी बेस्ड के ऊपर था। स्केलिंग अप न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज मान लीजिए मैंने एक फर्मेंटर एक छोटा सा बनाया अपने लैब के लिए, ठीक है। सो सपोज दिस वाज माय फर्मेंटर ऑफ माय लैब स्केल का फर्मेंटर था। अब इसका अमाउंट क्या होगा, मान लीजिए 20 लीटर्स का फर्मेंटर था, ये लैब स्केल फर्मेंटर था। अब इसको मैं बहुत कमर्शियल स्केल पे ले जाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 20,000 लीटर्स के लिए बनाना चाहता हूँ। सो व्हाट आर द फीचर्स दैट आई वुड हैव टू इंक्रीज, किस किस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे पावर क्या लगनी होगी शुरू होगी, मुझे इम्पेलर की स्पीड क्या रखनी होगी, मेरा सपोज लेट अस से कि मुझे कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम 20 लीटर टू 20,000 लीटर्स की, कितना मैं अमाउंट वहाँ से ले सकता हूँ। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन स्केलिंग अप। तो ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं काम करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं 1 लीटर के लिए इतनी चीज़ें इतना पावर यूज़ करता हूँ तो 1000 लीटर के लिए इतना पावर यूज़ करना पड़ेगा, यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद 1000। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पावर का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती हैं, लीनियरली इंक्रीज़ नहीं करती, ठीक है। तो इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न वाई ये स्केलिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्केलिंग अप वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल बेस्ड है। 9th हो गया और अब आते हैं स्केलिंग अप हो गया, यस। तो स्केलिंग अप के बाद हम अभी तक हम याद रखिए ये फर्स्ट सब सेक्शन देख रहे थे, बायोरिएक्टर इंजीनियरिंग। अब आ जाते हैं सेकंड सब सेक्शन पे। सेकंड सब सेक्शन इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग।
अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली टेक्निक्स का पोर्शन है। ठीक है, जैसे कि टेक्निक से मेरा मतलब क्या है, आपको स्टेरिलाइजेशन पता होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, अब आपको पता है कि स्टेरिलाइज करना मतलब क्या हो गया, माइक्रोब्स को ख़त्म कर देना। ठीक है, अब स्टेरिलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। एक तो स्टीम बेस्ड है और दूसरा एक हीट बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव में आप टेम्परेचर भी यूज़ करते हैं और आप प्रेशर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेरिलाइजेशन, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 टू द पावर 10 माइक्रोब्स से मुझे उनको 10 टू द पावर 3 माइक्रोब्स तक लेकर के आना है, और तो मुझे कितना टाइम लगेगा स्टेरिलाइजेशन करने में। बात समझ में आई। अब स्टेरिलाइजेशन भी जब आप कर रहे हैं तो जो किलिंग होती है वो एकदम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी, एकदम ऐसे मरते जाते हैं माइक्रोब्स। तो कैसे सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। स्टेरिलाइजेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी तो कमी मैंने देखी है, न्यूमेरिकल्स यहाँ से बहुत आते हैं। ठीक, स्टेरिलाइजेशन की बात कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन कई टाइप का होता है, मैंने इस पे थ्योरी क्वेश्चन देखा हुआ है। फिल्ट्रेशन कई तरीके का है, जैसे इम्पैक्शन है ना। तो हर टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन का अलग अलग प्रिंसिपल है, किस वजह से यहाँ पे इस तरीके का फिल्ट्रेशन हो सकता है। बात समझ में आई। कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये इस तरीके की मैंने एक मेम्ब्रेन ली और मुझे एक छोटा सा पार्टिकल पास करवाना है, तो ये पार्टिकल कायदे से इसके अंदर से पास हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा पार्टिकल क्लॉग्ड होगा इसके अंदर, ये पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता इसके अंदर से। तो कौन से फिल्ट्रेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अब फिल्ट्रेशन के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा सही हैं, कब हम ऑटोक्लेव करवा सकते हैं, कब हम फिल्ट्रेशन करा सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एनिमल कल्चर की अगर मैं बात करूं, इफ़ यू आर यूजिंग एनिमल कल्चर देन यू कैन नॉट गो फॉर ऑटोक्लेविंग। क्या होगा कि क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हीट लेबाइल मटेरियल्स हैं आपके मीडिया के अंदर, मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ हीट लेबाइल मटेरियल्स, बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट गो फॉर ऑटोक्लेविंग, यू हैव टू रिलाई ऑन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। समझ में आया। तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि भाई कोई भी चीज़ जो है अगर आप सेंट्रीफ्यूज नहीं भी करते हैं तो धीमे धीमे करके वो नीचे की तरफ खिंच के आएगी ही आएगी। किस वजह से आ रही है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। बट जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं तो स्पिनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। स्पिनिंग की वजह से क्या होता है, जो भी बहुत हैवी चीज़ होगी वो जल्दी नीचे चली जाएगी, लाइटर चीज़ें देर में नीचे आएंगी या कंपेरेटिवली ऊपर ही रह जाएंगी। तो वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के बेस पे आप सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। तो पूछा जाता है कि क्या सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होना चाहिए कि हमारा ये सेटल डाउन हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन नॉर्मल भी होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के क्या क्या मतलब उसके फ़ायदे हैं या क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो स्टेरिलाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए सेल डिसरप्शन पे। अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सेल डिसरप्शन। अब सेल डिसरप्शन का मतलब क्या है, ये सेल है, सेल का ब्रेक कर देना। क्यों ब्रेक करना होगा, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट इंट्रासेल्युलर बन रहा है, सेल के अंदर अगर प्रोडक्ट बन रहा है, तो व्हाट विल यू डू, यू विल हैव टू ब्रेक डाउन द सेल की लाइसिस करानी पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट निकल करके बाहर आएगा, इजंट इट। तो सेल डिसरप्शन के क्या क्या तरीके हैं। डिसरप्शन आप बहुत सारे सोनिकेशन के तरीके से कर सकते हैं या होमोजेनाइजेशन से कर सकते हैं। बहुत लैब स्केल पे करना है तो मोर्टार पेसल से सेल डिसरप्शन किया जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन आप क्या करवाना चाहते हो। तो सेल डिसरप्शन के मल्टीपल जो मेथड्स है वो आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो सेल डिसरप्शन हो गया। इसके अलावा क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी आपको पता होगा, अगर पढ़ा होगा तो कई तरीके की होती है। एक तो हो गया आपका साइज एक्सक्लूजन, दूसरा हो गया आयनिक, तीसरा हो गया HPLC, FPLC। ये कई तरीके की क्रोमैटोग्राफी है और इन क्रोमैटोग्राफी में आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल पता होगा, यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आयनिक क्रोमेटोग्राफी में कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंजर्स के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ठीक है, व्हाट आर कैटायनिक एक्सचेंजर्स, व्हाट आर एनायनिक एक्सचेंजर्स, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। HPLC में भाई कौन सा फेज़ आपका मोबाइल, आई मीन टू से इज़ रिवर्स HPLC भी होता है, नॉर्मल HPLC भी होता है। रिवर्स HPLC में क्या मोबाइल फेज़, क्या स्टेशनरी फेज़ होता है, नॉर्मल HPLC में क्या मोबाइल और क्या स्टेशनरी फेज़ होता है, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। क्रोमेटोग्राफी हो गया। अब आ जाइए एड्जॉर्प्शन, 7th हो गया एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही मतलब एक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर तक किसी चीज़ ने लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया। एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, केवल सरफेस पे एड्जॉर्ब किया। तो ये दोनों प्रोसेस है, इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन, मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट बनवाया था किसी सेल से, दैट इज़ प्रेजेंट इन द मीडिया, दैट इज़ प्रेजेंट इन द, जो सेल के अंदर नहीं है बाहर में है, तो सेल के बाहर है, इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, मीडिया के साथ मिला हुआ है। हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट आउट द मटेरियल, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सट्रैक्शन के अंदर आएगा। इसके अलावा ड्राइंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइंग ये हो गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर आपने कभी ये जो टेक्निक्स वाला पार्ट है अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट पोर्शन है यानी कि 3rd सब यूनिट है, इससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, तो इसी से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराते हैं। तो हम लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, क्योंकि दिस इज़ नॉट, ये आपने अपने मतलब मुझे कम ही उम्मीद है कि आपने इसको ज़्यादा डीपली पढ़ा होगा कभी भी अपने। अगर बीटेक में आप देखो तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह फर्स्ट ईयर में पढ़ाया ज़रूर जाता है, बट इतना डीप में किसी भी कॉलेज में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका बहुत अच्छा आइडिया होता नहीं है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए क्या करना है या क्या क्या इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, तो ये देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं, डिवाइसेस के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रेशर मेज़र करने के कौन कौन से डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर मेज़र करने के कौन कौन से डिवाइसेस हैं, फ्लो रेट मेज़र करने के कौन कौन से डिवाइसेस हैं, वेट मेज़र करने के कौन कौन से डिवाइसेस, जैसे लोड सेल हो गया, ये वेट वगैरह मेज़र करने के लिए आता है। तो ये मेज़रमेंट डिवाइसेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मेज़रमेंट डिवाइसेस हमें अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा थोड़ा आइडिया होना चाहिए वॉल्व्स का। अब कौन से वॉल्व्स जो हैं वो एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करेंगे, कौन से वॉल्व्स नहीं करेंगे, ये सारा आइडिया वॉल्व्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यही 2 पॉइंट कम से कम इस चैप्टर के लिए या इसके लिए इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट पढ़ लेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल से आप चीज़ें कर पाएंगे। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि मैं किन किन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको अगर वो देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी एक हद तक। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बैच, फेड बैच, कंटिन्यूअस सिस्टम के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, 3-4 वीडियोस इस पे मिल जाएंगे इस पूरे सेक्शन के ऊपर, वो आप कवर कर सकते हैं। मेरे ज़्यादातर वीडियो जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के हैं वो इसके पीछे वाले यूनिट नंबर 4 के हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, और प्लस यहाँ से आप ये सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी, एक चीज़ और बतानी है मुझे, एक और अनाउंसमेंट करना है कि गैट बी के जो बैचेज़ हैं उसकी डेट डिसाइड हो चुकी है। आपने वीडियो भी ज़रूर देख लिया होगा। गैट बी बैचेज़ आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अक्टूबर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 829911
943528 इस पे कांटेक्ट करके ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। गैट बी के बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अक्टूबर। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।